कोषाध्यक्ष विपिन जी, चपरोत उपाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और मेरे साथ सोपा संगठन में प्रदेश स्तर पर नेतृत्व देने वाले मेरे बड़े भाई विक्रम भट्टागर जी, मेरे साथ में भोपाल से यहाँ पधारे हुए मेरे साथी और मंदसौर जिले के विभिन्न ब्लॉकों से यहाँ पर उपस्थित हुए सभी संचालक साथियों, आप सबको मैं विनम्र प्रणाम करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान पशुपतिनाथ की इस नगरी में आने का निमंत्रण मिला, मैं यहाँ आप लोगों के बीच में आ सका। सुबह से हमारी समस्याओं के विषय में बातचीत हो रही है, विद्यालय संचालकों की समस्याओं के विषय में बातचीत हो रही है, 25 के लिए एक मांग पत्र भी सामने रखा हुआ है, लेकिन मांग वही है, वही कुल मिलाकर के आर्टिस्ट मान्यता और विसंगतिपूर्ण शासकीय आदेशों की प्रतिपूर्ति करने के लिए विभाग के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले इंटरप्रिटेशन। ये छोटी छोटी मांगे होती हैं और इनके हल बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में इन्हीं समस्याओं की वजह से हमारे विद्यालय संचालक साथी परेशान। आज मंदसौर जिले में सम्मेलन आयोजित हो रहा है। सम्मेलन में हमारे अतिथिगणों के ऊपर हम बहुत सारा भार लेकर के उनको उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि वे यहाँ पर उपस्थित जितने भी संचालक साथी हैं उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन भोपाल में जहाँ वातानुकूलित कमरे में बैठ करके कुछ लोगों ने ऐसे नियम बना दिए हैं जिसकी पूर्ति होना संभव ही नहीं है, उनको इस बात का भान भी नहीं है कि इसका कितना क्या परिणाम मिलेगा। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि पूर्व में जब किरायानामा बनता था, मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व में जब किरायानामा बनता था तो किरायानामा बनाने के लिए, उसको रजिस्टर कराने के लिए जो किराया होता था उसके ऊपर सर्टेन परसेंटेज लगता था। आज वो किरायानामा बनाने के लिए भवन के मूल्य का, किराया शून्य भी हो, लेकिन भवन के मूल्य का सर्टेन परसेंट उसको देना पड़ता है। हो सकता है किसी भवन का वार्षिक किराया 1 लाख रुपए हो, लेकिन अगर उस भवन का मूल्य ज्यादा है तो उसका रजिस्ट्री शुल्क हो जाएगा, जो किरायानामा रजिस्टर कराने का शुल्क है वो हो सकता है 1.5 लाख रुपए। ये बहुत बड़ी विसंगति है। उत्तर प्रदेश में इसके ऊपर एक बार लगा हुआ है कि अगर शैक्षणिक संस्थाओं का कोई किरायानामा बनेगा तो उसमें 10,000 से अधिक नहीं लिया जाएगा। मैं बहुत पिछले काफी वर्षों से इस विषय को लेकर चर्चा करता रहा हूं कि ये हमारे प्रदेश में भी लागू किया जाए, बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब संपादन 2.0 में उसमें जो जियो टैगिंग होनी है और उसमें कुछ विसंगतियां आ जा रही है, उसकी वजह से किरायानामा नहीं बन पा रहा है और किरायानामा न बन पाने की वजह से मान्यता की जो अंतिम तिथि है वो कल है 25 नवंबर 2024, तब तक ये काम टेक्निकली संभव ही नहीं है। हम सब विद्यालय संचालक स्वायत्त सोसाइटी हैं, हम सब लोगों ने मध्य प्रदेश सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से नॉन प्रॉफिट मेकिंग एक विद्यालय संचालन करना प्रारंभ किया है। विद्यालय संचालन में जो भी पैसा आता है उसका उपयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। अब इस व्यवस्था में अगर कोई ये व्यवस्था सोच रहा है कि नहीं हम इसमें कोई फायदा मुनाफा लेकर के कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति अपने आप में आगे बढ़ने के लिए सक्षम है और कर रहा है। हम वो सारे उद्यमी लोग हैं जो शिक्षा जैसा पवित्र कार्य कर रहे हैं, शिक्षा प्रसार का पवित्र कार्य कर रहे हैं। जो कार्य सरकार को करना चाहिए था, सरकारी विद्यालयों को करना चाहिए था, वो कार्य हम सबको करना पड़ रहा है। और परेशानी विसंगति कहाँ आ रही है? रोज नए आने वाले नियमों की वजह से। मान्यता का नियम अभी हमारे बीच में आया है, उसको पूर्ण करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल का काम हो जा रहा है। आने वाले समय में कुछ ही समय में हमारे पास में कक्षा 8 तक की मान्यता का विषय आ जाएगा और कक्षा 8 तक की मान्यता के लिए क्या नियम लगाए जाएंगे उसके बारे में कोई अभी नहीं जानता है और निश्चित रूप से समस्याएं आएंगी। पूर्व में किरायानामा 1000 के नोटरी में चल जाता था और उसकी वजह से गांव के क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं होती थी, और जहाँ शहरी क्षेत्र है जहाँ पर सब मतलब डाइवर्शन वगैरह हुआ है वहां पर शहरी क्षेत्र में हो जाता था। लेकिन
अब उसमें भी रजिस्टर किराया कर दिया गया है। माननीय महोदय, इसकी वजह से जो समस्याएं प्रारंभ हो रही है वो कितनी ज्यादा है और किसको दे रहे हैं समस्याएं। हम वो शिक्षा के साथ काम करने वाले लोग हैं जिसको कि मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध है शासकीय विद्यालयों में, उसमें ना भेज करके सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमारे विद्यालय में बच्चा आ रहा है। हमने किसी की कंपनी में बंदूक रख करके कभी भी एडमिशन नहीं मांगा है। हम ये चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ में देश की सेवा के लिए आगे बढ़े। अब इसमें नए नियम अगर आप बना रहे हैं तो विद्यालयों को बीच में जब ये नियम आया कि 1 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है, भोपाल में अगर 250 विद्यालय है तो क्या 250 एकड़ भूमि भोपाल के अंदर निकल सकती है? संभव ही नहीं। मंदसौर में क्या इतने विद्यालय उतनी 1 एकड़ भूमि निकल सकती है? संभव ही नहीं है। तो वातावरणिक कमरों में बैठ करके अतार्किक इस तरह के निर्णय बनाने के बाद में हम अपनी लड़ाई के लिए आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं महोदय, और आशा करते हैं कि आप इन पे सहानुभूतिपूर्ण विचार करके हमारी समस्याओं को समाधान करेंगे। मंदसौर और यहाँ समक्ष बैठे लोग, इनको आप सिर्फ ये 200-250 ना समझिए, हम पूरे मध्य प्रदेश में हैं और हमारी समस्याएं कमोबेश यही है जो 25 के अंदर आ रही। शासन ने हमसे कहा है कि आप प्राइवेट स्कूल हैं लेकिन आपको भी मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के अंतर्गत 25% बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, उसकी फीस आप देंगे। फिर उसमें से ईसाई विद्यालयों को अलग तो कर दिया गया, क्या वो भारतीय नहीं है? आपने उनको मान लिया कि वो अल्पसंख्यक है, मतलब से उसमें से अलग हो गए। तो क्या विद्यालयों में भी हिंदू मुस्लिम और ईसाई होगा? शिक्षा तो वही है, मान्यता तो वही है, चाहे स्टेट बोर्ड से लिया हुआ चाहे सीबीएसई से लिया हुआ है, और उसके ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं है, हमारी बोर्ड में जिम्मेदारी है। और हमारे विद्यालयों में अगर 25,000 रुपए की फीस है या 20,000 रुपए की फीस है, मिल रही है 5,000 रुपए, नुकसान शिक्षा का हो रहा है, नुकसान शिक्षा का हो रहा है। अगर हमारे विद्यालय की फीस 17,000 है, आप हमें 17,000 दे दीजिए, 25% तो 100% हमारे विद्यालय में पढ़ाइए। आपके लिए तो अच्छा है, शासन के लिए, क्योंकि शासन एक बच्चे के ऊपर जो खर्चा कर रहा है उससे बहुत ज्यादा अधिक है। बीच में चर्चा चली थी महोदय कि हम सीएम राइज विद्यालयों में व्हाइट क्लास सुविधाएं देंगे। हम 1500 बच्चों के लिए विद्यालय बनाएंगे, उस 1500 बच्चों के विद्यालय की कीमत 45 करोड़ रुपए होगी, मतलब एक बच्चे के ऊपर 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। मैंने कहा महोदय वो पैसा हमको शासकीय को दे दीजिए और फिर आप देखिए कि हम लोग कितना चला सकते हैं। अरे उसका नहीं देते हैं आप, उसका हमको 10% दे दीजिए, हम कितना अच्छा चला सकते हैं। अरे उतना भी नहीं दे रहे तो उसका 100 भाग हमको दे दीजिए, हम आपको उससे बेहतर शिक्षा देकर दिखाएंगे। शिक्षा का सरकारीकरण इस देश से हटना चाहिए। ऐसे विचार मेरे नहीं है। एनआईओएस के पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर प्रोफेसर सीवी शर्मा साहब से अभी मेरी इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में भेंट हुई और मैं एक स्वयं सेवक विषय पर वो बोल रहे थे, अपने बौद्धिक में उन्होंने इस विषय को निकाला कि एनईपी का तैयार करने में उनका योगदान बहुत अधिक है। उनकी शिक्षा जब तक सरकारी से असरकारी नहीं होगी तब तक इसका कोई फायदा नहीं हो सकता है। आज शासकीय विभाग का कोई अधिकारी हम सबके विद्यालयों में आता है तो वह शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के एक शब्द नहीं कहता है, उसका कोई योगदान नहीं है कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़े। हम मान्यता के रूप में या किराया और स्तर कराने के रूप में या किसी भी रूप में, स्काउट एंड गाइड हो, खेल की हो या कोई भी दूसरे रूप में हम अगर कोई फीस भरते हैं, परीक्षा फीस भरते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए बोर्ड के पास में जमा हो जाते हैं, विभाग के पास में चले जाते हैं, लेकिन क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उनका कोई योगदान या कोई प्रशिक्षण हमको मिलता है? नहीं। मतलब ये पूरा अपनी जिम्मेदारी गुणवत्तापूर्ण के लिए हमारे ही पास। अगर ऐसा ये विषय चलता रहा और जिस प्रकार से भी शासकीय रूप से भेदभाव हुआ उसको अगर देखा जाए तो कोरोना के पहले
और कोरोना के बाद के काल में बहुत परिवर्तन हो गया है। अगर हम वास्तविक रूप से कहें तो कोरोना अभी भी विद्यालयों से बाहर नहीं गया। कोरोना के समय में जिस प्रकार से आर्थिक रूप से हमारी कमर तोड़ी गई, उसका प्रभाव आज भी हम विद्यालय संचालकों के ऊपर है। कोरोना के समय में जिस प्रकार से हमारे आत्मविश्वास को झकझोर किया गया, ऐसे ऐसे शब्द बोले गए, नकारात्मक शब्द जिनको मैं बोलते हुए भी मुझे अजीब सा लगता है, उन सबको सुनना पड़ा। क्या हम कोई ऐसा जराइम पेशी कार्य कर रहे हैं? ना, आप सब लोग बहुत पवित्र कार्य कर रहे हैं। आपके लिए तालियां जोर से बजाइए। दूसरे ना माने ना माने, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि हम दुनिया का पवित्रतम काम कर रहे हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पायस कम्युनिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। हम शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। माननीय महोदय, आर्थिक जो नुकसान हमको हुआ उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ, आया था चला गया, लेकिन एक आत्मविश्वास देकर के गया कि कोरोना के अगले वर्ष में हम प्राइवेट स्कूलों में एनरोलमेंट डबल हो गए थे। समाज को ये पता चल गया था इनके बिना काम नहीं चल सकता। आज शासकीय विद्यालय उन्नयन कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में हमारी एक प्रतिस्पर्धा बहुत स्वस्थ रूप से हो, इसका हमें सबको स्वागत करना चाहिए। अगर शासकीय विद्यालय में गुणवत्ता के साथ में आने की बात कर रहे हैं तो हमें उस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को और बेहतर करने की सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है और हमारे पास में वो शिक्षा अगर शुल्क दे करके प्राप्त करनी पड़ रही है तो निश्चित रूप से एक प्रतिस्पर्धा तो उसमें होगी, और उस प्रतिस्पर्धा में हम हमारा कमिटमेंट के साथ में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि कोई इतना बड़ा विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देने से उसकी गुणवत्ता नहीं सुधरती। जो कमिटमेंट आपके और हमारे अंदर है वो कमिटमेंट शासकीय शिक्षकों में वर्तमान में तो नहीं दिखता है, भविष्य में होगा तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। रही बात आती है कि विद्यालय इतनी फीस लेता है, तो विद्यालय की फीस देता तो उसकी सुविधाएं भी देता है। इसमें प्रश्न चिन्ह लगाने का कौन सा विषय आ जाता है? क्यों लगाया जा रहा है प्रश्न चिन्ह कि वो विद्यालय जो है वो 1 लाख रुपए ले रहा है? अगर वो 1 लाख रुपए दे रहा है तो उसको देने वाले पालक भी हैं, और वो पालक जो है अपने बच्चे को बड़ी खुशी से उस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि विद्यालय 1 लाख रुपए देकर के कुछ अच्छी शिक्षा दे रहा है। हम सबके विद्यालय बजट स्कूल है, बजट स्कूलों में 25,000 से कम ही फीस है। वार्षिक फीस 25,000 रुपए से कम है, और उस 25,000 से कम फीस में अगर हम उतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से पालक हमसे प्रसन्न है। हमें आपको सबको इस बात को लेकर के जागरूक होना पड़ेगा। जैसा माननीय महोदय मुझे भी बता रहे थे कि आपका ये जो ज्ञापन है इसको तार्किक बनाइए, इसके साथ में आप और बहुत सारे जो साथ में एक अनुशांगिक कागज जोड़िए जिसमें कि हमें पता चले कि दूसरे प्रदेश में क्या हो रहा है, हमारे प्रदेश में कहाँ गलती हो रही है। मैं उसके ऊपर लड़ाई लड़ूंगा। माननीय बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इतना सकारात्मक संदेश दिया है। अभी हमारे यहाँ पर फीस अधिनियम चालू हुआ, 2017 में लागू हुआ, 2020 में उसके नियम बने। लागू कब से हुआ उसके बारे में कोई ऐसा ऑथेंटिक लेटर नहीं है, लेकिन एक ट्वीट माननीय मुख्यमंत्री जी का 1 अप्रैल को आया था। अगर कोई विद्यालय इसका पालन नहीं करेगा तो 2 लाख रुपए उसके ऊपर जुर्माना किया जाएगा, और उसके बाद उज्जैन कलेक्टर ने 16 विद्यालयों को 2-2 लाख रुपए का जुर्माना किया। उसके बाद में अचानक इसकी चर्चा निकली, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गुड बुक पे आने के लिए कुछ और कलेक्टरों ने ताबड़तोड़ निर्णय लेने स्टार्ट कर दिए। सूचना इस तरह की आई कि अधीनस्थों को यह बोला गया कि आप कैसे भी करिए विद्यालय को कार्य करिए। साहब ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। क्या कैसे भी करके अपने यहां से निकाल के लेके आए निर्णय। जबलपुर में एक कलेक्टर साहब ने सुबह 5 बजे उठकर कोई व्यक्ति के घर में 20 गाड़ियां भेज करके उनको उठवा लिया और उनको जेल में डाल दिया। 12 बजे उनका
जो समीपस्थ विद्यालय था उसके प्राचार्य के द्वारा उस पर FIR कराया गया और लगभग 2 महीने तक वो लोग जेल में रहे। जिन कानून के बाद में उन्हीं कानूनों को क्यों लगाया गया उसको लेकर के हाईकोर्ट के जस्टिस ने उनको बहुत बुरी तरह से लगाव लगाया और यहां तक भी कह दिया कि अगर इस प्रकार का कोई कार्रवाई करेगा तो मैं उस जिला शिक्षा अधिकारी और उस कलेक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। कोर्ट को ये बात कहना पड़ा, लेकिन क्या उससे उन लोगों की अस्मिता वापस आ पाई? ना। हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से एक कसावट पैदा की जा रही है महोदय, इसकी वजह से नई पीढ़ी शिक्षा कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहती है। तो क्या हम आगे हमारे प्रदेश के बच्चों की शिक्षा के लिए कोई दूसरी व्यवस्था, कोई दूसरा प्रबंध कर रहे हैं? अगर नहीं तो क्या हम अंधकार की ओर नहीं बढ़ रहे हैं? अगर ये ऐसा है तो हमें पुनः विचार करने की आवश्यकता है, शासकीय नीतियों को फिर से देखने की आवश्यकता है और जहां स्पष्टता का अभाव है वहां पे हमें स्पष्टता देनी पड़ेगी। हम सब अपने अपने विद्यालय का स्वायत्तपूर्ण तरीके से संचालन करते हैं। हमारा जो एक मानसिक संतुलन है, हमारी जो एक मेंटल पीस है, इसकी जिम्मेदारी भी नीति नियंताओं को करनी पड़ेगी। हम भी मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, मध्य प्रदेश की और देश की अर्थव्यवस्था में हमारा भी योगदान है। हमको नीति आयोग द्वारा उद्यम सर्टिफिकेट उद्यमिता का दिया जाता है। वो मानते हैं कि हम MSME में आते हैं। हम सब लोगों ने लगभग बना लिए होंगे MSME के सर्टिफिकेट। तो जब हमें उद्यमी के रूप में माना जा रहा है तो हमारे अधिकारों पर भी ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक होगा। और इन लड़ाइयों को कौन लड़ेगा? हम समझते हैं कि संगठन के रूप में आप जो मंदसौर में कर रहे हैं या दूसरे जिले में कर रहे हैं, उन कार्य को करने के लिए प्रदेश स्तर पे हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए संभव नहीं है कि आप हर बार भोपाल आकर के काम करें। हम वहां पे देखेंगे जहां पर नीति बनाई जाती वहां पे महोदय आपसे ही हमारा आशाएं हैं कि आप लोग इस तरह से करेंगे कि वहां पर नीति बनाते समय इन सब विषयों पर पूरी तरह से गौर किया जाए, जिससे कि भविष्य में विद्यालय संचालन का पवित्र काम करने वाले लोगों की मेंटल पीस बनी रह सके। और अगर कोई अधिकारी किसी भी कारण से इंटरप्रिटेशन में कोई गलत करना हो तो वहां पर आपका इंटरवेंशन, हस्तक्षेप बहुत आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि मंदसौर जिले में जिस प्रकार से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यह कार्यक्रम निश्चित रूप से प्रदेश के लिए एक कोई दिशा देने का कार्य करेगा। और एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगली बार से जब कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम करे तो उसको परोपकार मेला के रूप में आयोजित करें, क्योंकि हर विद्यालय परोपकार के लिए अपने अपने विद्यार्थियों के लिए फीस माफी के रूप में 2 लाख 3 लाख रुपए साल का खर्च करता है। अगर इसको पूरे एक जाके दिखाया जाएगा तो समाज को ये संदेश आएगा कि ये वो लोग हैं जो किसी बड़े दानवीर से भी बड़े होकर के दान का कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जितने सकारात्मक कार्य किए जाते हैं विद्यालय संचालक, उसमें सब लोग सहयोग प्रदान करते हैं। जिला संगठन में रुपेश जी और उनकी बहुत ऊर्जावान टीम और संरक्षक के रूप में उपस्थित यहाँ पर इतना अनुभवी मस्तिष्क, आप सब लोगों से मैं ये सुझाव के रूप में अपेक्षा करूंगा कि अगली बार जब मुझे आप मंदसौर में बुलाएंगे तो एक ऐसा परोपकार मेला आयोजित करेंगे जिसमें कि आप समाज को ये संदेश देने का प्रयास करेंगे कि विद्यालय संचालक को जिन नकारात्मक नामों से आपने संबोधित किया है वो नहीं है, बल्कि सकारात्मकता की वो मूर्ति है और वह समाज को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। एक बार पुनः मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ और माननीय महोदय से आशा करता हूँ कि वह हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। हमारे मित्र बंधु और बड़ी संख्या में जिले से आए शिक्षा से जुड़े ऐसे शिक्षाविद और प्रबंधक बंधुओं, बड़ा दौर कठिन रहता है। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सिस्टम को लागू करवाना
एक कड़ी कठिनाई के बीच में से निकलना होता है। जब राजा का राज्य हुआ करता था तो एक व्यवस्था थी और समाज के अंदर एक सिस्टम का विकास था, जिसकी जिम्मेदारी जितनी होती थी वो उस पूरे विषय की पारंगतता हासिल करता था। धीरे धीरे समय ने बदला अपने आप को। आज हम सरकार से लोक कल्याण की बात करते हैं और सरकार के पास लोक कल्याण के लिए बजट होना आवश्यक होता है। अपेक्षाएं करने वाले समाज को सरकार के बजट का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। अब पिछले वित्तीय वर्ष का अगर मैं मध्य प्रदेश का बात करूं 2022-23 का, तो हमारा रेवेन्यू कुल 86,500 करोड़ रुपया कलेक्ट हुआ और जो सैलरी सेक्टर है उसमें 63,300 करोड़ रुपया चला गया। 23,000 करोड़ रुपया पेंशन सेक्टर में चला गया और जो इन सब व्यवस्थाओं को चला